बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हमारा चैप्टर चल रहा है होमियोस्टेसिस। हमने होमियोस्टेसिस में डिस्कस किया टू मेंटेन द इंटरनल constant composition of body, that biological process or capability or tendency of body through which internal environment of the body maintain constant, जिसमें हमने होमियोस्टेसिस में डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन। आफ्टर ऑस्मो रेगुलेशन हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बाद होमियोस्टैटिक टाइप को डिस्कस करेंगे, थर्मो रेगुलेशन। अब आज हम लोग जो थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन। Thermoregulation is a type of homeostasis. Therefore, it is a capability of living organism to maintain internal temperature. The maintenance of internal temperature within a range that allows the cell or body to function efficiently is called as thermoregulation। कि हमारे पास बॉडी की वो कैपेबिलिटी और टेंडेंसी जिसमें बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उस लिमिट तक मेंटेन किया जाए, उस रेंज के अंदर मेंटेन किया जाए जिसमें बॉडी सेल और बॉडी के फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म हो, इस प्रोसेस को कहा जाएगा थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, देयर आर टू टाइप्स। Number one, Poikilothermic या Poikilotherms, which are commonly known as cold-blooded animals, while the Homeotherms are homeothermic animals, which are commonly known as warm-blooded animals। तो हमारे पास थर्मोरेगुलेशन की बेस पे टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। Number one, Poikilotherms are cold-blooded, and number two, homeothermic या homeotherms are warm-blooded। सबसे पहले Poikilothermic animals, those animals whose body temperature changes with that of environment in which they live। ऐसे एनिमल्स who change their body temperature due to the change in temperature in environment। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इधर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इधर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। वो एनवायरनमेंट जिसमें ये रहेंगे, इन विच दे लिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल Poikilotherm are cold-blooded, those animals which not affect either from warm or cold। जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज हो, तो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के राइज होने के साथ जब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें, और जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज हो और उसके साथ ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर दें,
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे कोल्ड ब्लडेड और पोकिलोथर्म्स। अब देखें, चूंकि ये एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर जाते हैं, therefore the temperature of their body do not remain constant। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो भी हो, आवर बॉडी kept our internal average temperature almost 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कांस्टेंट, जबकि इनमें कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे हैव नो इंटरनल रेगुलेटरी मशीनरी या रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर। क्योंकि इनमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इंटरनल मैकेनिज्म नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है, हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी विच रेगुलेट द बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें एग्जाम्पल्स में फिशेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ। सारी फिशेस पोकिलोथर्मिक नहीं है लेकिन मेजॉरिटी हैं। सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो पोकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड नहीं है लेकिन मेजॉरिटी हैं। अब वो फिशेस जो स्पेशली डीप सी में हैं वो आपके पास पोकिलोथर्मिक नहीं है बल्कि होम्योथर्मिक है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसी तरह रेप्टाइल्स में फॉर एग्जांपल लेजर्ड है, तो लेजर्ड जो है वो पोकिलोथर्मिक नहीं है बल्कि होम्योथर्मिक है, बिकॉज लेजर्ड मेंटेन टू इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट। जबकि होम्योथर्मिक organisms या animals, those animals whose body temperature remain constant, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, simply means that not change due to the change in environmental temperature। अब they do not change with that of environment in which they live। ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। ऑल्दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो अफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो इनकी बॉडी पे होगा, बट दे ट्राई टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इंटरनल रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म for temperature which is majorly thermostat, means that the hypothalamus part of brain। इसमें जो एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स, विद एक्सेप्शन कुछ बर्ड्स और मैमल्स भी ब्रॉड रेंज के अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, जो कि करेक्टर होगा पोकिलोथर्म का। ये नैरो रेंज में चेंज करेंगे, ये ब्रॉडर रेंज में चेंज करेंगे। अब चूंकि यहां पे कुछ एम्बिग्विटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फिशेस और कुछ रेप्टाइल्स होम्योथर्मिक हैं, इसी तरह कुछ बर्ड्स जो हैं वो पोकिलोथर्मिक भी हो सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी। इसलिए हम एक दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि वो एनिमल्स जिनमें सोर्स ऑफ टेम्परेचर यानी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है। तो नंबर 1 सबसे पहले एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which majorly depend upon the heat which absorbed by या through environment या from environment। Ecto mean outside, therm mean heat। Those organisms which are dependent on thermoregulation for heat from outside, यानी simply they absorb the heat from their outer environment। The common example is invertebrates, fishes
एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। देखें, फिशेस, एम्फिबियन एंड रेप्टाइल्स जो कि आपने एक्टोथर्म में डिस्कस किए, यही वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपने कोल्ड ब्लडेड यानी पोकिलोथर्मिक में भी डिस्कस किए। तो इट मींस दैट दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म which change their body temperature with change in environment. So simply ectotherms are those animals which are dependent for their thermoregulation on their external environment. दूसरे नंबर पे endotherms. Endotherms means inside heat source. Those animals which depends upon for heat on their body metabolic activities, कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मेजरली अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट हो फॉर सोर्स ऑफ हीट, तो उन्हें कहा जाएगा एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें फ्लाइंग इंसेक्ट्स, फिशेस ऑफ डीप वाटर, इसी तरह जो है वो लेजर्ट रेप्टाइल्स में, और बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अब बर्ड्स एंड मैमल्स आपने देखा था, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट because they do not change with the change in temperature in external environment. Therefore they are dependent only temperature or heat from which produced inside their body. लेकिन कुछ एक्टोथर्म ऐसे हैं, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको कहा जाता है हेटेरोथर्म्स या हेटेरोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। द टर्म हेटेरो और हेटेरो मीन बोथ। अब इनफैक्ट दीज आर एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोथर्मिक, बट दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज। जैसे एंडोथर्म मैमल्स हैं, और मैमल्स में फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में चेंज इन टेम्परेचर तो आता है, लेकिन वो चेंज बड़ी नैरो लिमिट के अंदर होता है। जैसे हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट मे बी 36 और 38, लेकिन ये नैरो रेंज के अंदर चेंज तो होगा, लेकिन ब्रॉडर रेंज में चेंज नहीं आएगा जैसे पोकिलोथर्म और ये कोल्ड ब्लडेड में होता है। लेकिन बैट और स्पेशली हमिंग बर्ड ऐसे एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्रॉडर रेंज के अंदर, यानी लाइक एज कोल्ड ब्लडेड, लाइक एज पोकिलोथर्म या सिंपली लाइक एज एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, ये आपके पास ब्रॉडर रेंज में भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे हेटेरोथर्म्स। हमिंग बर्ड के लिए दो बातें याद रखें कि हमिंग बर्ड जो है, नंबर वन, स्मॉलेस्ट बर्ड है अमंग एवीज या बर्ड्स की क्लास में। हमिंग बर्ड इज अ स्मॉलेस्ट बर्ड। और दूसरी बात ये याद रखें कि इट कैन फ्लाई ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। याद रखें, कॉमन बर्ड्स जो हैं जब आपके पास फ्लाई करेंगे तो वो अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो अपनी पूरी कर्व लेकर, यू टर्न लेकर अपनी फ्लाई को कंप्लीट करेंगे। हमिंग बर्ड के लिए याद रखें, हमिंग बर्ड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन कैन फ्लाई ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कि ये अगर आपके पास यू मूव कर रहा था तो इसी डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ये बैकवर्ड फ्लाई भी कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमिंग बर्ड का। अब यहां तक तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन और सोर्स ऑफ हीट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो थर्मोजेनेसिस है, यानी प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर और हीट इनसाइड बॉडी, वो कैसे होगी? तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर और हीट इन बॉडी इज नोन एज थर्मोजेनेसिस। द वर्ड थर्मो मीन टेम्परेचर और हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर और हीट प्रोडक्शन होगी उस मैकेनिज्म को कहा जाएगा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस यानी हीट प्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, शिवरिंग,
The word shivering means involuntary movement of muscles. जब हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स हो उसको कहते हैं शिवरिंग। अब ये जो शिवरिंग है, ये शिवरिंग सोर्स ऑफ हीट है, यानी सोर्स ऑफ थर्मोजेनेसिस इन आवर बॉडी। व्हाई? बिकॉज द मसल मूवमेंट रिक्वायर्ड एनर्जी। ये बात याद रखनी है, बिकॉज द मसल मूवमेंट रिक्वायर्ड एनर्जी। फॉर मसल मूवमेंट द एटीपी विल बी हाइड्रोलाइज। एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी हाइड्रोलाइज होगी। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ओनली 35% ऑफ एनर्जी यूज इन मसल मूवमेंट, while 65% of energy of muscle movement used to warm the body। जब हमारी मसल मूवमेंट होती है तो मसल मूवमेंट में चूंकि एटीपी का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी जनरेट होती है हीट, तो उस हीट का जस्ट ओनली 35% मसल मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, यूज होता है। रिमेनिंग 65% हमारी बॉडी को हीट अप करता है, यानी वार्म करता है, सोर्स ऑफ हीट है। नंबर 2, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। Non-shivering thermogenesis is also known as hormonal thermogenesis because it is because of metabolism or metabolic rate activities। अब हमारी बॉडी में जो हार्मोन है थायरॉक्सिन और एड्रिनालिन, ये दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर नॉन शिवरिंग यानी हार्मोनल थर्मोजेनेसिस। अब यहां पे जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस फॉर लॉन्ग टाइम। ये याद रखना है कि थायरॉक्सिन जो है ये जब सिक्रीट होगा तो इसकी थर्मोजेनेसिस होगी फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि एड्रिनालिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस फॉर शॉर्ट टाइम, मोस्टली ड्यूरिंग फ्लाइट और फ्लाइट एक्शन। फाइट और फ्लाइट एक्शन एड्रिनालाइन। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, जो हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उनको एनहेंस करेंगे, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से हम बॉडी की अंदर की हीट पे डिपेंडेंट होंगे। तो हम किस ग्रुप में क्लासीफाई होंगे? एंडोथर्म्स में। हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन जिस ग्रुप में हम क्लासीफाई होंगे वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए काफी है। इसलिए हम जो इस ग्रुप में क्लासीफाई होंगे वो एंडोथर्मिक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब यहां तक तो बात हो गई कि सोर्स ऑफ हीट क्या है, कि हमारी बॉडी में हीट कैसे जनरेट प्रोड्यूस्ड होती है। तो अब हीट थर्मोरेगुलेशन कब होगी? जब हीट लॉस होगा या हीट गेन होगा। तो हीट गेन के लिए तो हमने बात की कि शिवरिंग होगी या नॉन शिवरिंग होगी, हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे। हीट लॉस कब होगी? तो हीट लॉस होती है ड्यूरिंग कंडक्शन, कन्विक्शन, रेडिएशन, एवोपरेशन, इनटेक ऑफ कोल्ड वाटर और एयर। अब हमारे पास कंडक्शन, कंडक्शन मीन लॉस ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी लॉस द हीट इनटू एनवायरमेंट नोन एज कंडक्शन। कन्विक्शन क्या है? When the loss of heat in form of liquid or air, यानी गैस और लिक्विड, जब हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन के थ्रू या एवोपरेशन के थ्रू या यूरिनेशन के थ्रू जो हीट लॉस होगा उसे कहा जाएगा कन्विक्शन। एंड रेडिएशन 50% ऑफ आवर बॉडी हीट लॉस in form of electromagnetic waves या electromagnetic radiation which are mostly infrared।
तो हमारी बॉडी से मेजरली हीट कंडक्शन बाय मीन ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, कन्विक्शन इन फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड, और रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेशली इंफ्रारेड्स, एंड ऑल्सो लॉस ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ एवोपरेशन। ये सबको पता है कि बॉडी से स्वेटिंग होगी तो स्वेट की एवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट होगा, बॉडी से हीट लॉस होगी। सिमिलरली जब आप सर्दियों में स्पेशली इनटेक ऑफ कोल्ड एयर या कोल्ड फ्लूइड और कोल्ड वाटर करेंगे तो उससे भी बॉडी हीट लॉस होगा। अब थर्मोजेनेसिस कब होगी, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर कब और क्यों होगा और कैसे होगा? तो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि एक्यूरेटली होता है 36.8 और 36.9। लेकिन हमारी बॉडी की नैरो रेंज के अंदर वेरिएशन तो पॉसिबल है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए थर्मोरेगुलेशन के थ्रू उसमें हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। बट रिमेंबर, इफ the temperature, average temperature of body less than 34 degrees centigrade, means that less than 93 Fahrenheit or greater than 40 degrees centigrade, simply means that 104 degree Fahrenheit, then the life become in danger. हमारी जो थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन थी वो रेंज जो सेल के लिए फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म करने की रेंज है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट। लेकिन अगर इससे डिक्रीज हो जाए तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, और इससे इंक्रीज हो जाए तो डेफिशिएंसी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर 34 से लेस और 40 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर हो जाए तो लाइफ बिकम इन डेंजर। Therefore, we need the thermoregulation in a narrow range. अब थर्मोरेगुलेशन जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाए यानी ओवर हीटिंग हो तो उस वक्त थर्मोरेगुलेशन कैसे होगी? तो नंबर 1, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी बिकम डिक्रीज। जब बॉडी का जूं टेम्परेचर राइज्ड होगा, देन द थर्मोरिसेप्टर्स सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, याद रखना है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जब जाएगा, देन हाइपोथैलेमस इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन। जब थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन की सिक्रीशन कम होगी, देन ऑटोमेटिकली बीएमआर और मेटाबॉलिक रेट विल बी डिक्रीज। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपोथैलेमस का, कि thermoreceptor detect the body temperature. When overheating means that the temperature of body increasing, then the signal to hypothalamus, and hypothalamus inhibit the secretion of thyroxine and adrenaline, which suppress the metabolic activities, simply means that decrease the thermogenesis. दूसरे नंबर पे vasodilation. अब vasodilation, the word vaso mean vessels, डायलेशन मीन एक्सपेंशन। अब होगा क्या, अक्सर आपने गर्मियों में देखा होगा जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये जो स्किन की वेसल्स होती हैं स्पेसिफिकली ये डायलेट कर जाती हैं और इनमें हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड स्पीड कम हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये बात आपने याद रखनी है वेजो डायलेशन में। इसलिए जब स्किन की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड फ्लो बढ़ चुका है, स्पीड कम हो चुकी है, लिहाजा मैक्सिमम टाइम के लिए ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ होगा विद एनवायरनमेंट। जब ब्लड जिसमें हीट ज्यादा है वो स्किन की तरफ ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, तो फिर उस ब्लड से कन्विक्शन यानी कि फ्लूइड फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में और रेडिएशन की फॉर्म में हीट लॉस होती जाएगी। यह बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे कॉमन प्रोसेस सबको पता है कि जब ओवर हीटिंग हो तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। याद रखें, स्वेटिंग इज नॉट कॉज ऑफ कूलिंग। When the evaporation takes place on sweating, then cooling takes place. ये बात याद रखनी है। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, if sweating is a cause of cooling, then in July
and August, when more sweating takes place from body, still person feel unpleasant. एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये सावन के महीने में, मूनसून महीने में, जब आल्दो के स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी बंदा जो है वो गर्मी ज्यादा फील करता है, उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। उसकी रीजन क्या है कि इनफैक्ट स्वेटिंग इज नॉट कॉज ऑफ क्या है, कूलिंग। व्हेन स्वेटिंग टेक्स प्लेस एंड स्वेट एवोपरेट, देन cooling will be takes place या cooling will be cause and overheating resist। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मूनसून में वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। आल्दो गर्मी ज्यादा है तो स्वेटिंग तो हो गई, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से एवोपरेशन नहीं होगी, इसलिए आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद लेस यूरिनेशन। सबको पता है कि गर्मियों में यूरिनेशन कम होती है, यानी छोटा पेशाब कम होता है। उसकी रीजन यह है कि मैक्सिमम वाटर रिटेंशन इन बॉडी, बिकॉज वाटर इज रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द हीट। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के लिए हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर रिटेंशन होगी और रेस यूरिनेशन होगी। फिर उसके बाद सम कॉन्शियस एक्शन, स्पेशली ह्यूमन, कि आप जो है वो गर्मियों में जब ओवर हीटिंग हो तो जो अपने क्लॉथ्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। मीन्स दैट आप बारीक किस्म के, थिन किस्म के क्लॉथ्स या कि ऐसे क्लॉथ्स जिनमें गर्मी का इफेक्ट कम हो। फिर इसके अलावा यूज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। फिर उसके बाद जो है वो आप फैंस या जो एसी या इस तरह की जितने भी कॉन्शियस एक्शंस हैं, या जो आपके पास शार्प सनलाइट होती है उसमें जाने से आप अपने आप को रोकते हैं। तो ये तमाम जो हैं वो आपके थर्मोरेगुलेशन के एक्शंस हैं। अब जब ओवर कूलिंग होगी तो उसमें कैसे थर्मोरेगुलेशन होगी? तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, ये टोटली ऊपर ओवर हीटिंग का रिवर्स प्रोसेस है। अब कैसे जो है वो आपके पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज। सिमिलरली जब आपके पास जब बॉडी में ओवर कूलिंग होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, थर्मो रिसेप्टर सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एनहांस द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड स्पेशली एड्रेनलिन which increase the metabolism inside the body and produced energy or heat। तो ये metabolic activities increase। वहां पे हुआ था वेजो डायलेशन, यहां पे होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन कि स्पेशली जो स्किन की वेसल्स हैं इनका डायमीटर नैरो हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो यहां स्किन में जो ब्लड आएगा उसकी स्पीड फास्ट होगी। जब स्पीड फास्ट होगी और ब्लड फ्लो कम होगा तो स्किन और एनवायरनमेंट के दरमियान जो ब्लड है उसका डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो कम से कम होगा। इसलिए जब ब्लड कम टाइम के लिए स्किन में रहेगा तो उससे कन्विक्शन एंड रेडिएशन कम होगी, यानी हीट लॉस उससे कम होगा। तो ये आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर सर्दियों में आप देखें ऑटोमेटिकली जो कोई भी पर्सन होता है, अगर सर्दी ज्यादा लगे तो उस पर इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी शिवरिंग, कपकपाहट होती है, जिसकी वजह से थर्मोजेनेसिस होती है शिवरिंग मैकेनिज्म से। फिर उसके बाद मोर यूरिनेशन। मोर यूरिनेशन मींस दैट कि हमारी बॉडी में वाटर रिमूव किया जाता है ताकि वाटर जितना ज्यादा होगा वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी सेलों को हीट कम शेयर होगी। तो इसलिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मोर यूरिनेशन वाटर लॉस से तो हमारे पास कन्विक्शन है, हीट लॉस हो रही है, तो यह बात आपने याद रखनी है कि यहां पे एक टेक्निकल टर्म को आपने समझना है कि ऑल्दो यूरिनेशन से फॉर टाइम बीइंग हीट लॉस होगी। एग्जामिनर आपसे यूं पूछेगा कि कन्विक्शन मीन लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूरिनेशन, तो ठीक है, फॉर टाइम बीइंग एक्सेसिव यूरिनेशन से हीट लॉस होगी, लेकिन वो वाटर लॉस होने की वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या वाटर थी अब वो शेयर होगी विद सेल एंड बॉडी टिश्यू। इसलिए यहां पे टेक्निकल बात ये है कि लेस लॉस ऑफ हीट through more urination while the more absorption of heat by cells and tissue in body। And similarly conscious action
फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में आप जो है वो सन बाथ लेते हैं, हीटर्स यूज करते हैं, गर्म क्लॉथ्स यूज करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, जो वार्म को जो है वो ड्रिंक्स वगैरह सूप वगैरह का यूज करते हैं। तो ये आपके तमाम कॉन्शियस एक्शन है फॉर थर्मोरेगुलेशन व्हेन ओवर कूलिंग। होपफुली आपने ये चीज लर्न की होगी कि हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। इंशाअल्लाह अजीज इसके लिए हम एक स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि स्पेशल रेफरेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन टू ह्यूमन, कि इंसान को गर्मी क्यों लगती है, सर्दी क्यों लगती है। और स्पेशली एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब पायरेक्सिया यानी फीवर होता है, तो जब आप पायरेक्सिक पेशेंट यानी कि वो बंदा जिसको बुखार है आप उसे टच करते हैं तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन उसी वक्त पे उसकी आवाज आती है कि सर्दी लग रही है। तो ये बात क्या है, इंशाअल्लाह अजीज ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपकी सपोर्ट, मेरी एनर्जी, जितनी आपकी सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह अजीज उतना एनर्जेटिकली मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।